हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही लैंडमार्क और फेमस केस। वो है हर्षद मेहता स्कैम केस। 1992 का एक बहुत ही पॉपुलर केस था और आपको इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन ये वाली वीडियो जो है थोड़ी सी अलग है बाकी से, क्योंकि इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग के बारे में या फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, सेबी के बारे में, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉ की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं ये केस तो डिस्कस करूँगी ही करूँगी, उसके बाद में इस केस के क्या इफ़ेक्ट थे वो भी हम देखने वाले हैं कि भी इस केस की वजह से बहुत सारे लूप होल्स पता चले थे और स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इफ़ेक्ट रहा था और गवर्नमेंट कौन कौन से नए लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए थे जिससे इस तरह के स्कैम दोबारा ना हो सके। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि भी इस केस से पहले और कौन कौन से लॉज थे जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते थे या फिर मार्केटिंग सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करते थे, और इस केस के बाद कौन कौन से ऐसे एक्ट और लॉज आए जो कि जिसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे। तो इसकी पूरी लिस्ट है इन एक्ट्स की, वो हम सबसे एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। केस क्या था? हर्षद मेहता स्कैम केस। ये 1992 का सबसे पॉपुलर केस रहा और इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि 1992 सिक्योरिटी स्कैम, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन केस, और भी बहुत सारे नाम दिए गए थे। हर्षद मेहता कौन था? ये एक गुजराती पर्सन था जो एज ए ब्रोकर काम करता था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और 1984 में इसने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और 1984 में ही ये बीएससी का भी मेंबर बन गया था एज ए ब्रोकर। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी जो है इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है जो 1875 में बनी थी। अब हर्षद मेहता क्या करता था? ये कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्न करता था स्टॉक मार्केट के अंदर। अब वो कैसे? इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होती है? हर कंपनी की कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशंस होती है, जैसे कि वो किस बड़े प्रोजेक्ट में वो डील करने वाली है या एंटर करने वाली है, या किसी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट में आने वाली हो या कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली हो, जिसका जो है उसके शेयर्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसा इफ़ेक्ट कि उसके शेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इस तरह का अगर वो इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है। वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है उस कंपनी को, और स्टॉक एक्सचेंज जो है उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है, पब्लिक करता है। अब हर्षद मेहता जो है ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को लीक करवाता था, लाइक पब्लिक होने से पहले वो उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा ब्रोकर था और उसके बहुत अच्छे लिंक रहे थे, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना कोई मुश्किल नहीं था। तो वो इस तरह के इन्फॉर्मेशंस को लीक करवाता और ऐसी कंपनीज़ के शेयर खरीदता जो प्राइस में उस टाइम पे कम होते लेकिन जो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती तो वो उस कंपनी के शेयर्स के जो प्राइस था वो बढ़ जाता और फिर उन शेयर्स को वो बाद में बेच देता जब उसके प्राइस बढ़ते। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा था। लेकिन अब उस टाइम पे क्या था कि अगर आपको शेयर मार्केट में डील करना है, कुछ बेचना है, शेयर्स बेचने हैं या ख़रीदने हैं, तो आपको ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ब्रोकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हर्षद मेहता जो है वो एज ए ब्रोकर वर्क करता था, तो उसके लिंक थे ही थे। अब उसको और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना था, बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे, तो उसने एक और तरीका अपनाया, रेडी फॉरवर्ड डील। अब ये क्या थी? देखिए, उस टाइम पे गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ इशू करती थी और उन सिक्योरिटीज़ में हर कंपनी को इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता था और उस इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट उन्हें इंटरेस्ट पे करती थी। अब जब भी किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती थी, लोन की ज़रूरत होती थी, तो वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को दूसरे बैंक में गिरवी रख देता था और बदले में उससे पैसे लेता था और उस पर इंटरेस्ट पे करता था। ये ऐसा था जैसे कि आप नॉर्मल सोसाइटी में भी देखते हैं, अगर किसी पर्सन को पैसे की ज़रूरत होती है तो अपने वैल्यूएबल थिंग्स को वो कहीं पे गिरवी रख देता है और बदले में पैसा लेता है जिस पे वो इंटरेस्ट पे करता है, और जब वो पैसा सारा चुका देता है तो वो सिक्योरिटी जो है उसकी रिलीज़ हो जाती है। ये इसी तरीके का था। अब ये जो बेचने और ख़रीदने वाला जो काम था, इन सिक्योरिटीज़ को उधार पे रखना और पैसा लेना, ये
ब्रोकर का काम था, और ब्रोकर कौन था? हर्षद मेहता। अब इसने क्या किया, ये ऐसी कंपनीज़ को ढूंढता था, ऐसे बैंक को ढूंढता था जिन्हें सिक्योरिटीज़ लोन पे रखनी होती थी, और जो सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते थे वो ऐसे बैंक्स को भी नज़र में रखता था। तो जो बैंक है वो इससे सिक्योरिटीज़ देते, ये उस कंपनी से, उस बैंक से जो है एक टाइम पीरियड ले लेता था कुछ दिनों का, फिर वो दूसरे बैंक में उसे लोन पे रख देता था, उसे गिरवी रख देता था उस सिक्योरिटी को, और बदले में पैसा ले लेता था बैंक से, अपने अकाउंट में मंगवाता था वो, जिससे कि वो अपने अकाउंट से इजीली उस पैसे को निकाल के शेयर मार्केट के अंदर लगा सके, और शेयर मार्केट से वो जब फिर प्रॉफिट अर्न करता, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट अर्न करता, और फिर जिस बैंक की वो सिक्योरिटी थी उसे जाके उस टाइम के बाद वो उसे दे देता पैसे। तो इससे किसी को पता ही नहीं चल पाता कि जो पैसा आया उसका हर्षद मेहता ने क्या इस्तेमाल करा, किस तरह से प्रॉफिट अर्न करा, ये किसी को पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वो इस तरह से बहुत सारे बैंक्स के साथ डील करता था। तो इस तरह से उसने प्रॉफिट तो अर्न किया, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता था। अब ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होती थी ये कभी भी ओरिजिनल नहीं दी जाती थी, ये एज ए फ़ोटोकॉपी दी जाती थी। जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की भी हमेशा फ़ोटोकॉपी देते हैं, उसी तरह ये फ़ोटोकॉपी की तरह ही होता था जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होती है। अब हर्षद मेहता इन सिक्योरिटी रिसिप्ट को नकली छापने लगा, फेक सिक्योरिटी रिसिप्ट बनाने लगा। अब उसे उन बैंक्स की ज़रूरत नहीं थी जिन्हें वो सिक्योरिटीज़ देनी थी, मतलब लोन चाहिए था जिन्हें, उनकी ज़रूरत नहीं थी, उसे सिर्फ खरीदने वाले बैंक्स की ज़रूरत थी, और वो उन्हें ढूंढता, उन्हें नकली रिसिप्ट देता, और वो पैसा अपने अकाउंट में मंगवाता, और अपने अकाउंट से निकाल के फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में लगाता, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता। लेकिन एक टाइम जो आया था वो मंदी का दौर आया था, जिसमें हर्षद मेहता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और उसी टाइम पे एक जर्नलिस्ट थी सुचेता दलाल, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, उन्हें इन सारी चीज़ों पे डाउट हुआ। जब उन्होंने थोड़ी सी इंक्वायरी करी तो उन्हें पता चला कि हर्षद मेहता एग्जैक्टली वो क्या कर रहा था। तो उसने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिससे है सबको पता चल गया कि हर्षद मेहता ने एक्चुअल में किया क्या। जब ये पता चला तो बहुत सारी बैंक्स को, कंपनीज का दिवाला निकल गया, क्योंकि उन्हें जो वो रिसिप्ट मिली थी वो नकली रिसिप्ट थी, और जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था वो सारा असली पैसा था। तो दिवालिया निकला बहुत सारी कंपनीज का, बैंक्स का, और मार्केट को 3000 से लेकर 4000 करोड़ तक का नुकसान हुआ। इमेजिन 1992 में इतना बड़ा लॉस, दैट्स रियली अ बिग डील। उस पे 72 क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए, चलाए गए, और अराउंड 600 सिविल सूट्स चले उसके ऊपर। फिर अब स्टॉक मार्केट ने क्या किया, उस पर बैन लगा दिया कि भी वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अब ही डाइड एट द एज ऑफ द 47, 2001 में उसकी एक हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई थी। अब हम ये देखने वाले हैं कि इस केस का क्या इफ़ेक्ट रहा शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब इसके इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं क्या था। नेशनल बैंकिंग सिस्टम और बीएसई के लूप होल्स जो हैं वो सबको पता चल चुके थे, क्योंकि इन लूप होल्स का फ़ायदा ही उठाकर हर्षद मेहता ने स्कैम किया था। और उसके बाद सेबी आया था 1992 में। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 30 जनवरी 1992 को पावर में आया था। ये एक एक्ट है, ये 1992 से पहले ही बन चुका था, लेकिन इस स्कैम की वजह से ये जल्दी फोर्स में लाना पड़ा था, केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू करी थी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, ताकि दोबारा से कोई इस तरह का फ्रॉड ना कर सके। जो ये मैनिपुलेशन जो किया था हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट के अंदर, बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था, वो इस तरह का फ्रॉड ना हो सके। तो ये बहुत ही एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन, आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर आया एनएससी। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई तो पहले से था ही, लेकिन एनएससी है जिसने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी स्टॉक मार्केट के अंदर। जो आप ये देखते हो स्क्रीन पे चलता रहता है शेयर का प्राइस, और वो सब स्क्रीनिंग वगैरह, ये सब एनएससी की वजह से ही हुआ था। इसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 1994 के अंदर। अब इसका ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर था वो कम हो गया था, और जो ब्रोकेज फीस थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। ये सारे मेन इफ़ेक्ट थे इस केस के। अब हम वो पूरी लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से एक्ट थे जो
प्री एंड पोस्ट जो एक्ट हैं मार्केट से रिलेटेड। अब इसके लीगल फ्रेमवर्क के फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया था CICA 1947 में, कैपिटल इशूज़ कंट्रोल एक्ट 1947, फिर आया CAA 1949 में, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, फिर कंपनी एक्ट आया 1956 में, फिर आया SCRA 1956 में, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, फिर आया UTI 1963 का ये एक्ट है, दिस इज़ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियन एक्ट 1963, फिर आया SEBI 1992 में, फिर आया डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, फिर है लेजिस्लेशन ऑन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, और फिर सबसे लास्ट में सेबी का अमेंडमेंट था 2001 के अंदर। आप चाहे तो ये सारा पोस्ट करके एक बार देख सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा फ्लो चार्ट है अब तक का जो इसमें फ्रेमवर्क हुआ है 2001 तक का जो अमेंडमेंट था सेबी का। तो ये सारा था इस टॉपिक के बारे में, एंड आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।